हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और इस बार मैं आप सभी के लिए जो कक्षा 9वीं की हमारी संचयन पुस्तिका है उसका जो पार्ट 3 है कल्लू कुम्हार की ऊनाकोटी पाठ के संपूर्ण प्रश्न उत्तर आपके सामने लेकर आई हूँ। और मैं चाहती हूँ आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर एक बार देखें ताकि आपको इस पाठ के बारे में बताई गई संपूर्ण जानकारी आपको प्रश्न उत्तर के द्वारा ग्रहण होगी। तो आइए चलते हैं हम हमारे पाठ के प्रश्न उत्तर की तरफ से। हमारा पहला प्रश्न है, ऊनाकोटी का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताइए कि यह स्थान इस नाम से क्यों प्रसिद्ध है। प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पाठ में बताया था, इससे पिछली वीडियो में पाठ का जो सार था कि वहाँ का नाम ऊनाकोट क्यों पड़ा था, किसकी वजह से पड़ा था। तो वहाँ पे जो एक कुम्हार था जिसने शिव जी की मूर्तियाँ बनाई थी और जिसमें एक मूर्ति थी वो कम रह गई थी, ठीक है, 1 करोड़ पूरी होने में, तो जिसकी वजह से वहाँ पे उसका नाम ऊनाकोटी पड़ा था, राइट। तो ऊनाकोटी का अर्थ है 1 करोड़ से एक कम। त्रिपुरा के एक जगह है ऊनाकोटी जिसके लिए एक दंत कथा है और कुल्लू नाम के कुम्हार ने शिव के साथ रहने की प्रार्थना की थी। शिव ने शर्त रखी थी कि यदि एक रात में आप शिव की करोड़ मूर्ति बना देंगे तो वो शिव और पार्वती के साथ में कैलाश पर्वत जाकर रह सकेगा। कुल्लू भी मन का बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा था और वो मेहनती भी था। उसने रातों रात मूर्तियाँ बनाने की मन में ठानी और सुबह तक जब उसकी जो मूर्तियों की संख्या थी उसमें एक मूर्ति की कमी रह गई और इसी वजह से उसका नाम, उस जगह का नाम ऊनाकोटी पड़ा था, ठीक है। पाठ के संदर्भ में ऊनाकोटी में स्थित गंगा अवतरण की कथा अपने शब्दों में लिखे। जो गंगा के बारे में पाठ में बताया गया है, आपको उसकी कहानी के बारे में अपने शब्दों में लिखना है। दंत कथा के अनुसार ऊनाकोटी में शिव की एक कोटि की एक कम मूर्ति थी। यहाँ पहाड़ियों को काटकर शिव की विशाल आधार मूर्तियाँ बनी हैं। यहाँ भागीरथ की प्रार्थना पर स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा के अवतरण को चित्रित किया गया है कि वे गंगा को अपनी जटाओं में उलझा ले और फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर बढ़ने दे। इसलिए जो शिव जी थे उन्होंने अपने गंगा को अपनी जटाओं से अपनी जटा में गंगा माँ को समाया था और वहाँ से गंगा माँ उनके सर से बहती थी। इससे गंगा का वेग घट गया और गंगा भागीरथी कहलाई। कुल्लू कुमार का नाम ऊनाकोटी से किस प्रकार जुड़ गया? जो कुम्हार था उसका नाम वहाँ ऊनाकोटी से कैसे जुड़ा था? तो जैसे कि मैंने आपको भी बताया, कहा जाता है कुल्लू कुमार के कारण ही स्थान का नाम ऊनाकोटी पड़ा था। वहाँ शिव और पार्वती कैलाश पर्वत जाना चाहते थे और वो भी चाहता था कि वो उनके साथ में जाए, परंतु शिव ने एक शर्त रखी थी कि आप अगर रातों रात 1 करोड़ मूर्तियाँ बना दोगे तो आप मेरे साथ में चल सकते हो। और जो कुल्लू कैलाश पर जाने के लिए धुन में उसने पूरी रात मेहनत से काम किया और मूर्तियां बनाई, लेकिन एक मूर्ति की कमी रह गई थी और शिव को उससे छुटकारा पाने का बहाना मिल गया और कुल्लू कुमार को वहीं पर छोड़कर चले गए। मेरी रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। लेखक के इस कथन के पीछे कौन सी घटना जुड़ी है? लेखक के इस कथन के पीछे यह घटना जुड़ी है कि लेखक त्रिपुरा के शूटिंग करने में व्यस्त थे। उन्होंने त्रिपुरा के बारे में संपूर्ण वर्णन किया है अपनी कहानी में और उसे सीआरपीएफ के जवान सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। इन सुरक्षा कर्मियों ने लेखक का ध्यान निचली पहाड़ियों पर इरावतना रखने 2 पर्वतों की तरफ खींचा। जो पत्थर थे उसकी तरफ जो लेखक थे उनका ध्यान वो खींचने की कोशिश कर रहे थे। 2 दिन पहले सेना का एक यही जवान विद्रोही द्वारा मारा गया था। यहाँ पर ही हमारे सेना का एक जवान था, वो विद्रोही के द्वारा मारा गया था। यह सुनकर लेखक ने क्या कहा था कि मेरी तो रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई है। त्रिपुरा बहु धार्मिक समाज का उदाहरण कैसे बना? वो उसमें मतलब उसे देखकर लोग धर्म कथा दार्शनिक स्थल के नाम से वो क्यों जाना जाता है? लोग धार्मिक जगह मानकर अलग अलग धर्मों के लोग वहाँ पे क्यों आते हैं? क्यों वो एक धर्मों का प्रतिनिधित्व करता है? वो जगह है जो वहाँ पर लोग क्यों आते हैं देखने के लिए उस जगह पर?
तो सबसे बड़ी बात तो शिव की उपासना करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे शिव जी की बहुत सारी मूर्तियाँ थी, है ना। तो त्रिपुरा में लगातार बाहरी लोग आते रहे, इसे यह बहुधार्मिक समाज का उदाहरण बना था। यहाँ 19 अनुसूचित जनजातियाँ और विश्व के 4 बड़े धर्मों का प्रतिनिधित्व है। यहाँ बौद्ध धर्म भी माना जाता है। और अगरतला के बाहरी हिस्से में एक सुंदर बुद्ध मंदिर है। यहाँ शिव की उपासना की जाती है, इसलिए वहाँ पर त्रिपुरा को बहुधार्मिक समाज का उदाहरण माना गया है। टिलियामुरा कस्बे में लेखक का परिचय किन 2 प्रमुख हस्तियों से हुआ? समाज कल्याण के कार्यों में उनका क्या योगदान था? जब वो टिलियामुरा कस्बे में गए तो उनकी मुलाकात किन 2 हस्तियों से हुई थी? तो जैसे कि मैंने पाठ के दौरान आप सभी को बताया था, उनकी मुलाकात एक तो सबसे पहले जो मंजूश्री दास थी, जो सेविका थी, समाज सेविका, उनसे हुई थी। और जो दूसरे लोक गायक हेमंत कुमार जमातिया थे, उनसे उनकी मुलाकात वहाँ पर हुई थी। तो हमें इन दोनों हस्तियों के नाम यहाँ पर लिखने हैं और हमें बताना है कि समाज कल्याण में कार्यों में उनका क्या योगदान रहा, उन्होंने किस प्रकार से समाज सेवा की। मंजूश्री दास रेडियो कलाकार के अतिरिक्त नगर पंचायत में अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व करती थी। वो निरक्षर थी। उन्होंने अपने वार्ड की सबसे बड़ी आवश्यकता अर्थात स्वच्छ पेयजल की पूरी जानकारी थी। उन्होंने वार्ड में नल लगवाने, नल का पानी पहुँचाने और गलियों में ईंटें बिछवाने का काम किया था। तो वो सब काम उन्होंने वहाँ पर किया था। तो वो एक हस्ती होने के नाते वो एक उनके साथ साथ एक समाज सेविका भी थी। कैलाश शहर के जिला अधिकारी ने आलू की खेती के विषय में लेखक को क्या जानकारी दी थी? लेखक ने उत्तरी त्रिपुरा जिले के मुख्यालय कैलाश शहर के जिला अधिकारी से मुलाकात की थी। जिला अधिकारी ने आलू की खेती के विषय में लेखक को यह जानकारी दी थी कि आलू की बुआई के समय आमतौर पर पारंपरिक आलू के बीजों की जरूरत 2 मीट्रिक टन प्रति हेक्टर में पड़ती है। इसके बरकस टीपीएस की सिर्फ 200 ग्राम मात्रा ही 1 हेक्टर की बुआई के लिए काफ़ी होती है। त्रिपुरा की टीपीएस का निर्यात अब न सिर्फ असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश बल्कि बांग्लादेश, मलेशिया और वियतनाम के आदि में किया जाता है। तो वहाँ पर हम आलू की जो खेती थी उसके बारे में उनको संपूर्ण जानकारी मिली थी। कैलाश शहर के जो जिलाधिकारी थे उन्होंने उसके बारे में बताया था। त्रिपुरा के घरेलू उद्योगों पर प्रकाश डालते हुए अपनी जानकारी के कुछ अन्य घरेलू आपको उनके विषय में बताना है। त्रिपुरा में आलू की खेती के साथ साथ अनेक घरेलू उद्योग थे, जैसे कि अगरबत्ती बनाना। मैंने आपको पाठ में भी बताया था कि जो अगरबत्ती थी वो गुजरात और कर्नाटका में भेजी जाती थी बनाने के लिए। गले में पहनने के लिए मालाएं बनाना, बांस के खिलौने बनाना और उद्योगों के द्वारा माचिस, साबुन, प्लास्टिक, जूते, कपड़े आदि के जो उद्योग थे वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्वप्रसिद्ध थे। लघु उत्तर ध्वनि किस तरह व्यक्ति को किसी दूसरे समय संदर्भ में पहुंचा देती है? पाठ के आधार पर हमें बताना है। लेखक ने एक टीवी सीरियल ऑन द रोड की शूटिंग के सिलसिले में त्रिपुरा में गए थे। वहां पर ऊनाकोटी की शूटिंग कर रहे थे कि अचानक बादल घिर आए। जब लेखक ने अपना सामान समेटना शुरू किया तो बादल जोर से गरजने तरसने लग गए और तांडव शुरू हो गया। 3 साल बाद लेखक ने जब यह गर्जन दर्जन दिल्ली में देखा तो सुना कि ऊनाकोटी की याद आ गई। इस तरह ध्वनि उनको दूसरे समय संदर्भ में पहुंचा दी। मतलब एक जगह की हुई घटना जब उन्होंने कहीं दूसरी जगह सेम दृश्य देखा तो उन्हें अपनी प्रीवियस जो पहले की जो घटना थी उसके बारे में याद आ गई उनको। लेखक की दिनचर्या कुछ लोगों से किस तरह से भिन्न थी, वो किस प्रकार से और लोगों से अलग थी, ऊनाकोटी के आधार पर लिखी। हमें उस पाठ के आधार पर बताना होगा। लेखक सूर्योदय के समय उठता और अपनी चाय बनाता, फिर वह चाय और अखबार के साथ अलसाई सुबह का आनंद लेता। जबकि कुछ लोग 4 बजे उठते थे, 5 बजे उठकर तैयार होकर वो लोधी गार्डन पहुंच जाते थे और मेम साहब के साथ लंबी सैर करने के लिए निकल जाते थे। तो इस प्रकार जो लेखक थे उनकी जो डेली रूटीन थी, जो लाइफस्टाइल था वो बिल्कुल अलग था। लेखक ने अपनी शांतिपूर्ण जिंदगी में खलल पड़ने की बात लिखी है। ऐसा कब और कैसे हुआ? लेखक की नींद एक दिन खुली और उसने तोप दगने तथा बम फोड़ने जैसे कानफोड़ आवाज सुनाई दी। वास्तव में यह स्वर्ग से चलने वाला देवताओं का कोई खेल था, जिसकी झलक बिजलियों की चमक और बादलों की गरज से
सुनने को मिली। इस तरह लेखक की शांति जिंदगी में खलल पड़ गई। उसे एकदम से आवाज़ आई जब वो सो रहे थे कि कहीं पर तोपों की आवाज़ आ रही, कहीं पे बिजलियों की आवाज़। तो लेखक को लगा कि हाँ कुछ तो होने वाला है। उनका जो शांतिपूर्वक जीवन था उसमें उन्हें बाधा प्रकट हुई। लेखक ने त्रिपुरा की यात्रा कब की थी, इस यात्रा का उद्देश्य क्या था, हमें बताना होगा कि उनकी यात्रा थी वो कौन सी तारीख को शुरू हुई थी और उन्होंने वो यात्रा किस लिए शुरू की थी। लेखक ने त्रिपुरा की यात्रा दिसंबर 1999 में की थी। वह ऑन द रोड शीर्षक में बनने वाले टीवी धारावाहिक की शूटिंग के सिलसिले में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला गया था। इस यात्रा का उद्देश्य था कि त्रिपुरा की पूरी यात्रा कराने वाले राजमार्ग 44 से यात्रा कराना तथा त्रिपुरा के विकास संबंधी गतिविधियों की जानकारी देना। वो चाहते थे वहाँ पर किस प्रकार का विकास किया जा रहा है उसकी जानकारी थी, वो राज्य में संपूर्ण जानकारी को देना था। त्रिपुरा के आदिवासियों ने मुख्य असंतोष की वजह पर प्रकाश डाली। वहाँ के लोगों में आपस में असंतोष क्यों फैल रहा था। जैसा कि मैंने बताया कि त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ था और भारत के साथ साथ दुर्गम जुड़ाव उत्तरी पूर्वी सीमा से जटे मिजोरम और असम के साथ बनता है। यह बांग्लादेश के जो लोग हैं वहाँ के ज़बरदस्त आवक होती है, वो लोग आते हैं। असम और पश्चिमी बंगाल के लोग भी वहाँ पर आके प्रवास करते थे और भारी आवक की जनसंख्या, ज़्यादा मात्रा में लोगों का आना जो वहाँ के स्थानीय आदिवासी थे उनको अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उनके बीच आपस में असंतोष फैलता जा रहा था। लेखक ने त्रिपुरा के बौद्ध धर्म की क्या स्थिति देखी, कुल्लू कुमार की उन्नय कोटि के आधार पर स्पष्ट कीजिए। लेखक ने त्रिपुरा की बाहरी हिस्से की जो स्थल की एक सुंदर बौद्ध मंदिर को देखा था। पता चलता है कि त्रिपुरा के 19 कबीलों में 2 चकमा और मधु महायानी बौद्ध हैं जो त्रिपुरा के म्यांमार से चटगांव से रास्ते तक आए हैं। इस मंदिर की मुख्य बौद्ध प्रतिमा 1930 के दशक में रंगून में लाई गई थी। लेखक ने त्रिपुरा के लोक संगीत तथा अनुभव कब और कैसे किए, वहाँ के संगीतों का अनुभव उन्होंने कब किया था। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में लेखक की मुलाकात यहाँ के प्रसिद्ध लोक गायक हेमंत कुमार जमातिया से हुई थी जो कोकबारोक बोली में गाते हैं। लेखक ने उन्हें गीत सुनाने का अनुरोध किया था। उन्होंने धरती पर बहती नदियाँ और ताजगी और शांति का गीत सुनाया था। इसके अलावा उन्होंने मंजू ऋषिदास के 2 गीत सुने थे और जो कि उनकी शूटिंग में बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है, त्रिपुरा की उन्नाकोटी की प्रसिद्धि क्या थी, वहाँ की उस जगह की जो उन्नाकोटी की उसकी फेमस चीज़ क्या थी, प्रसिद्धि क्या थी। त्रिपुरा स्थित उन्नाकोटी 10,000 वर्ग किलोमीटर से कुछ ज़्यादा इलाके में फैला हुआ था और वो एक धार्मिक स्थल था। यह भारत का सबसे बड़ा तो नहीं लेकिन बड़े शैव स्थलों में से एक था। संसार के इस हिस्से में स्थानीय आदिवासी धर्म फलते फूलते रहते थे, तो ये सबसे बड़ी उनकी प्रसिद्धि का कारण था। तो आइए अब हम चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। लेखक को अपनी यात्रा में शूटिंग के लिए क्या क्या खतरे उठाने पड़े, इस तरह की परिस्थितियों का विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसी परिस्थितियों को रोकने के लिए कुछ सुझाव दीजिए। सबसे पहले आपको पहले प्रश्न का उत्तर देना है, लेखक को अपनी यात्रा में शूटिंग के लिए क्या क्या खतरे उठाने पड़े। तो लेखक ने एक धारावाहिक की जगह पर जाकर उन्होंने शूटिंग की थी जहाँ पर उन्हें काफ़ी सारे दर्शनीय स्थान देखने को मिले थे और ये जगह थी त्रिपुरा। यहाँ पर बाहरी लोगों ने बाहर से लोग थे वो ज़्यादा मात्रा में आते थे इस जगह को देखने के लिए और जिसकी वजह से लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई थी और जिसकी वजह से वहाँ पर असंतोष फैल रहा था। इससे यह क्षेत्र में हिंसा की चपेट में आ जाता है। इस हिंसाग्रस्त भाग में 83 किलोमीटर लंबी यात्रा में लेखक को CRPF की एक सुरक्षा के काफिले के रूप में चलना पड़ा और मौत का भय उसे आशंकित बनाए हुए था। इस तरह की परिस्थितियों का कारण पर्यटन उद्योग बुरी तरह से चरमरा जाता है। इसके अलावा अन्य उद्योग धंधों का विकास भी नहीं हो पाता था जिसका दुष्प्रभाव प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो ऐसी परिस्थितियों को रोकने के लिए हमें सरकार को असंतुष्ट लोगों के साथ मिलकर बातचीत करनी चाहिए और उनकी समस्या को ध्यान से सुनना चाहिए तथा उसका निवारण हेतु प्रयास करना चाहिए। कुल्लू कुमार की उन्नाकोटी पाठ के आधार पर गंगा अवतरण की कथा का उल्लेख कीजिए। जो गंगा की कहानी के बारे में वहाँ पर इस पाठ में चर्चा की गई है, आपको उस कहानी का पूरा उल्लेख करना है, उसको विस्तारपूर्वक बताना है और बताइए कि ऐसे स्थलों की यात्रा करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
त्रिपुरा राज्य में स्थित उन्नाकोटी नामक स्थान पर गंगा अवतरण की संपूर्ण कथा को पत्थरों पर उकेरा गया है। यहाँ एक विशाल चट्टान पर भागीरथ को तपस्या करते हुए दर्शाया गया है और दूसरी चट्टान पर शिव के चेहरे को बनाया गया है और उनकी जटाएं 2 पहाड़ों की चोटियों पर फैली हुई है। यह साल भर बहने वाला जल प्रपात है। यहाँ पर पूरे साल पानी है वो बहता है, जिसका जल गंगा जितना ही पवित्र माना जाता है। ऐसे स्थलों की यात्रा करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आइए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें वहाँ गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। अपनी जरूरी वस्तुएं स्वयं ले जाएं और लेकर वापस आएं। पेड़, चट्टानों या अन्य प्राकृतिक वस्तुओं पर अपना नाम लिखने का प्रयास ना करें और ना ही कोई प्रतीक, किसी प्रकार का चिन्ह बनाना चाहिए। ऐसे स्थानों की पवित्रता को ध्यान में रखें और पेड़ पौधों एवं अन्य वस्तुओं का नुकसान न पहुंचाएं। लेखक को ऐसा क्यों लगा कि त्रिपुरा स्वच्छता के नाम पर उत्तर भारतीय गांव से सबसे अलग है? इससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है? त्रिपुरा में लेखक की मुलाकात गायिका मंजू श्रीदास से हुई थी। वो रेडियो कलाकार होने के साथ साथ नगर पंचायत में अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व करती थी। वह अपने क्षेत्र की सबसे बड़ी आवश्यकता स्वच्छ पेयजल की पूरी जानकारी रखती थी। वे नगर पंचायत को इस बात के लिए राजी कर चुकी थी कि उनके वार्ड में नल का पानी पहुंचाया जाए और गलियों में ईंटें भी बिछवाई जाए। मंजू श्रीदास का संबंध मोचियों के समुदाय से था। इस समुदाय की बस्तियों को प्राय मलिन बस्ती के नाम से जाना जाता था, पर मंजू ने यहाँ शारीरिक और व्यक्तित्व स्वच्छता अभियान चलाया, जबकि भारतीय गांव में स्वच्छता के नाम पर एक नए किस्म की अछूत तथा अब भी चलन देखने को मिलती है। इससे हमें यह भी आसपास के साफ सफाई रखने की प्रेरणा मिलती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों, आपको मेरे द्वारा बताए गए सभी प्रश्न उत्तर हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट एरिया में ज़रूर बताइए। जल्दी आपसे मिलेंगे हम इसी पुस्तक का जो नेक्स्ट लेसन है, लेसन 4, उसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, धन्यवाद।